Hello everyone, I hope you all are doing great. So in last video we have discussed about the topic of respiration. Now moving further, today we will discuss our transportation and excretion, and in the last video of this chapter we will do some NCERT questions for your practice. So we will move further. हमने अपनी पुरानी वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ह्यूमन बींग्स के अंदर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें एक रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ये फंक्शन जो है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होता है, ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरीज और वेन्स होती हैं, एक सर्कुलेटरी मीडियम जिसमें ब्लड और लिम्फ आता है। ओके, नाउ यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिससे हम इजीली देख सकते हैं कि ब्लड कैसे और कहाँ पे फ्लो करता है। सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जो O2 रिच ब्लड है हमारा, वो एंटर करता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद ये एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की या फिर CO2 रिच ब्लड की, ये एंटर करता है पहले वेना कैवा में, फिर राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में। अब अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें, ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है, तो पहले हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर एक प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे। हमारे जो हार्ट की वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं और सारे ब्लड को ईजिली यहाँ पे अंदर कलेक्ट कर लेती हैं और यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर इसको ये ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। इसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमने देखा ये कहाँ पे जा रहा है, एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। फिर उसके बाद ये एओर्टा के थ्रू हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में इजीली चला जाता है। अब अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ये आता है हमारे में वेना कैवा से। ये ऊपर पोर्शन आपको दिख रहा है, ये होता है वेना कैवा का पोर्शन। यहाँ से वेना कैवा से आता है ये, वो भी अपर बॉडी से हमारे, और फिर उसके बाद ये एंटर करता है हमारे राइट एट्रियम में। यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, जो हमारे हार्ट की वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं और सारे ब्लड को अपने अंदर कलेक्ट कर लेती हैं। फिर उसके बाद इजीली ये सारे ब्लड को हमारे राइट वेंट्रिकल में सेंड करता है और यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाता है। फिर ये यहाँ से लंग्स के अंदर चला जाता है ताकि ये फिर से ऑक्सीजनेट कर सके, यानी कि ये फिर से ऑक्सीजन रिच ब्लड में कन्वर्ट हो जाए। ये अगर हम देखें, हमारा हार्ट जो होता है वो एक 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। 4 चैम्बर्ड मतलब देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है और एक राइट वेंट्रिकल है, इसलिए इसको हम 4 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। और यहाँ पे डबल सर्कुलेशन अकर करता है। डबल सर्कुलेशन मतलब एक बार ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार स्टार्टिंग से ट्रेवल करके सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड हमारे बॉडी पार्ट से फिर से वापस लंग्स के साइड जाता है, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो बीच का सेपरेशन अगर हम देखें, ये अगर आपको दिख रहा हो, वेट अ मिनट, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। यस, ये जो बीच का पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये इसको हम सेप्टम बोलते हैं। ओके, इस सेप्टम ये एक डिवाइडिंग वॉल होता है जो कि हमारे हार्ट को बीच से डिवाइड कर रहा है। जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का, ये वाला, इसको अलग कर रहा है और राइट वाले पोर्शन को ये अलग कर रहा है। ओके, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू ऑल। द हार्ट पोर्शन, let me erase it, otherwise it will get more complicated for you all. Okay, now moving further, we will discuss what happens in double circulation. Okay, अभी हमने पढ़ा डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था 2 बार हमारा ब्लड जो है वो ट्रैवल कर रहा है हमारे पूरे हार्ट में और पूरी बॉडी में। तो ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड। हमारा ब्लड जो है वो ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स हार्ट में एक कवर करता है और एक साइकिल के फॉर्म में 2 बार घूमता है, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड हमारा मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक द हार्ट, टू द हार्ट एंड बैक द हार्ट। ओके, लंग्स, सॉरी इट इज़ मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे हम लंग्स कर सकते हैं।
ओके, हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे ब्लड हमारा मूव कर रहा है हार्ट से फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में, जो कि हमारे कौन से केस में होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हमारा कर रहा है, और फिर उसके बाद इट गो बैक टू द हार्ट। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड की, तो ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लूइड के फॉर्म में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ये होता है। ओके, इसमें कुछ सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स में हमारा ब्लड कार्पसल्स आता है, लिक्विड कंपोनेंट में हमारा प्लाज्मा आता है। ओके, तो सॉलिड कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें, आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और डब्ल्यूबीसीज होते हैं। आरबीसीज क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी गैस को यानी कि CO2 और O2 को कैरी करता है और कंटेन करता है HB। HB क्या होता है, HB हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हेमोग्लोबिन। ओके, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में कवर करता है और लेके ट्रैवल करता है सारे बॉडी पार्ट्स में, तो इसको HB भी बोलते हैं हम लोग। और यही हीमोग्लोबिन ये हमारे ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट कर रहा है, मतलब इसी की वजह से हमारे ब्लड का रेड कलर होता है। ओके, अब अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होगी तो एक छोटे से कट से भी बहुत इंटेंस ब्लीडिंग होगी हमारे पूरी बॉडी में और हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करना स्टॉप नहीं होगा। तो इसीलिए ये इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, अब अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये डिफेंस प्रोवाइड कराती हैं और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। मतलब ये हमारे बॉडी के कह सकते हैं सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स मतलब जो हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं इजीली, ताकि हमारी बॉडी को किसी भी बाहर के पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाएं और उसके बाद ये इजीली उनसे अटैक कर दें और उन वाले सेल्स को ख़त्म कर दें और कोई भी हार्म हमारी बॉडी को ना पहुंचे। तो ये हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती हैं। ओके, अब अगर हम बात करें लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा की, तो ये एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जहाँ पे 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इनऑर्गेनिक लाइक मिनरल आयंस। ओके, तो ये एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। यहाँ पे येलो कलर होता है इसका फ्लूइड का, 90% यहाँ पे वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आ गया हमारा, प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और इनऑर्गेनिक में मिनरल आयंस, जो भी आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फ की, तो ये एक येलोइश लिक्विड फ्लूइड होता है जो कि स्केप करता है फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं ये इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छेद होते हैं, यहाँ से ये इजीली थोड़ा सा लिक्विड निकल जाता है और ये डायरेक्ट जाके हमारी वेन्स में एंटर कर जाता है, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। ओके, और फिर ये वापस से जाके ट्रैवल करने लगता है बॉडी में। तो ये एक येलो फ्लूइड होता है जो कि हमारी ब्लड कैपिलरी से स्केप करता है इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये पोर्स से निकल के इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाता है, फिर ये फ्लो करता है टिश्यूज में जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं जो कि हमारी होती है आर्टरीज और वेन्स। ओके, ये हमारी आर्टरीज हैं, ये हमारी वेन्स हैं। तो आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार डिफरेंस आता है। ओके, तो जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से और सारे बॉडी पार्ट से एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के आर्टरीज हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से और सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोलते हैं। ये थिक होती हैं, मतलब ये मोटी होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, इसीलिए इन्हें मोटा बनाया जाता है ताकि अगर एकदम से प्रेशर से ब्लड एंटर करे तो ये रप्चर ना हो जाए, मतलब फट ना जाए। तो एक प्रेशर से आ रहा होता है ब्लड, इसलिए ये थिक होती हैं। वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं इनमें, डीप सीटेड होती हैं, मतलब बहुत डीप होती हैं ये। अब अगर हम वेन्स की बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं हमारे बॉडी पार्ट से टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ पे एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी थी, यहाँ पे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन है। इसको हम कलेक्टिंग वेसल भी बोलते हैं। ये थिन होती है, ये पतली होती है। थिन का मतलब यहाँ पे पतली इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो प्रेशर से एंटर नहीं कर रहा होता है, तो यहाँ पे एक मतलब हम इजीली थिन वॉल्व से भी काम चला सकते हैं। और ये लेस इलास्टिक होती हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं
कि वो प्रिवेंट कर सकें बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लैक वॉल्व मतलब बीच के रास्ते ये होते हैं ऐसे जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रेजेंट कर सके, मतलब वापस से उल्टा ना फ्लो करने लगे हमारा ब्लड, इसलिए ये प्रेजेंट होती हैं। ये सुपरफिशियल होती है, मतलब पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। सुपरफिशियल मतलब इन द होल सरफेस ऑफ द बॉडी। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू ऑल। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। जस्ट गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स, this and this. If any confusion occurs, please you all can ask to me. अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। तो यहाँ पे दो मेन कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं इनको, कंडक्टिंग मतलब जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का मेन फंक्शन आप याद रखिएगा कि ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वाटर और मिनरल्स कहाँ से आ रहा है भाई? प्लांट में हमारे रूट्स प्रेजेंट हैं, तो जाहिर सी बात है रूट में हमारे रूट से वाटर एंटर कर रहा है, सारे पार्ट्स में जा रहा है। ओके, तो ये कैरी करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं पे अगर हम फ्लोएम को देखें तो ये कैरी करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्रोडक्ट होता है? जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है वो लीव्स से लेके जाता है और सारे प्लांट्स में लेके जाता है। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जाइलम क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल्स को कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है सारे बॉडी पार्ट्स में प्लांट के। और फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड को कैरी कर रहा है, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है। और फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में बनता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जाइलम जो है वो ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन ये एक्चुअल है क्या। तो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो अभी हमने पढ़ा था जब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे इन प्लांट्स, या फोटोसिंथेसिस हम लोग ने जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट वाटर को लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, मतलब लीफ के सरफेस से वेट अ सेकेंड, लीफ जैसे ये हमारी लीफ है, इसके सरफेस से वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़ी थोड़ी अकर करने लगती हैं। जब एक्सेस वाटर हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये कुछ सरफेस पे ड्रॉपलेट्स रिलीज कर देते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। ओके, रोल क्या है ट्रांसपिरेशन का? तो एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स हो रहा है, तो ये एक पुल क्रिएट करता है। पुल मतलब प्रेशर, मतलब अगर अपवर्ड मूवमेंट का वाटर का हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये अपवर्ड पुल क्रिएट कर रहा है, जो कि एक टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ताकि हमारे प्लांट के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। और जाइलम वर्क करता है ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पे। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फ्लोएम वर्क करता है ट्रांसलोकेशन के प्रिंसिपल पे। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन में हम फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपिरेशन में वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसलोकेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है हमारा, वहाँ से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का फ्रॉम लीव्स से जो फूड हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये फ्लोएम में अकर करता है और ट्रांसपिरेशन जाइलम में अकर करता है। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया है, अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड मतलब जो हमारी बॉडी से रिमूवल हो रहा है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट का, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारे ह्यूमन बींग्स में, वो कुछ पार्ट्स उसके होते हैं। पहला अ पेयर ऑफ किडनी, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, एक ये और एक ये, एक पेयर ऑफ किडनी है। अ यूरिनरी ब्लैडर ये होता है। और अ पेयर ऑफ यूरेटर ये हमारे ये येलो कलर के जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम यूरेटर बोलते हैं, इसका भी ये एक पेयर होता है। और वन यूरेथ्रा जो कि यह ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में।
पहले हमारी जो यूरिन है वो यहीं पे कलेक्ट होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इसका किडनी में, और फिर उसके बाद ये जो है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होती है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस की। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, रेनल आर्टरी ब्रिंग्स इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस टू द किडनी। जो रेनल आर्टरी है हमारी वो लेके आती है ब्रिंग इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, सारे वेस्ट को वो हमारे ब्लड में लेके आती है, और जो कि किडनी के थ्रू जाते हैं, वहाँ से ये फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेट बनता है इनका। तो किडनी फिल्टर्स ब्लड, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, मतलब उसमें से वो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल देती है और उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो हमारे कुछ फॉर्म्स में होता है, जैसा हमारा हो गया यूरिया, तो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यूरिया के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, और ये सब हमारी बॉडी से सेक्रीट आउट हो जाते हैं। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज़ स्टोर्ड until it released थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरिन हम प्रोड्यूस होती है हमारी किडनीज़ में, अगर हम लास्ट फिगर में देखें यहाँ पे स्टोर रहती है, फिर उसके बाद ये पास करती है यूरेटर्स के थ्रू, यूरेटा के थ्रू ये पास होती है, फिर वहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर रहती है जब तक ये यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज़ नहीं हो जाती। अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ किडनी की, तो वो क्या होता है? इट इज़ रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको ये हमारे ब्लड से रिमूव करता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट मेनली होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक के लिए हमारी बॉडी में स्टोर करके रहेगा तो ये हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं फॉल्स इफेक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स से कॉज करेगा, विच इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द लिवर, जो हमारी लिवर में प्रोड्यूस होता है यूरिया। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या होता है? ये अगर हम देखें राइट हैंड साइड पे तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स। तो नेफ्रॉन्स अगर हम देखें ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं किडनी की। तो किडनी के हमारी किडनी एक इस टाइप से होती है बीन शेप, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर रहे हैं, यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, और ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स इनको कहा जाता है नेफ्रॉन्स को। ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी के, ये किडनी के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, मतलब हमारी किडनी नेफ्रॉन्स से ही मिलके बनी होती है। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। ये पार्ट आपको जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे अंदर जो फिल्ट्रेट है हमारा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारा, वो यहाँ पे इकट्ठा रहता है। फिर उसके बाद ये कहाँ से रहा है? ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ से आ रहा है। इस पूरे को, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये सारे ब्लड वेसल्स हैं, और ये डिसेंडिंग लिम्ब है, इसको लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप भी बोलते हैं। यहाँ से ये सारा ट्रांसपोर्ट होता है। ये वासा रेक्टा है, यहाँ से ये निकलता है, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। यहाँ पे आके ये सारी यूरिन कलेक्ट हो जाती है, इसलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें यूरिन फॉर्मेशन की, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लड इज़ फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू बुमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ब्लड हमारा यहाँ पे फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस में, फिर जो कि बुमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन के। ओके, जो फिल्ट्रेट है हमारा, फिर ये पास होता है थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। फिर उसके बाद ये जो नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें ये वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं, सॉरी ये वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे, ये वाली अगर आपको दिख रही हूँ, ये वाली ट्यूब्यूल्स में पास हो जाता है। पहले ये आता है ग्लोमेरुलस में, जो कि हमारे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है। फिर उसके बाद ये यहाँ से सारे लूप्स में एंटर कर जाता है। ओके, फिर उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर उसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। नाउ रीएब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा से कोई चीज़ एब्जॉर्ब होना। नाउ यूजफुल substances from the filtrate like Na and K positive। Na मतलब सोडियम, एंड K मतलब पोटेशियम। ये आयंस होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, Na और K पॉजिटिव
जो है या ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड। अब ये क्या कर रही हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि हमारा फिल्ट्रेट हो गया, जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इनका यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन मतलब ये फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके थ्रू। ये जो यहाँ पे हमारी ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली लूप दिख रही है, लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे ये फिर से रीअब्जॉर्प्शन इनका अकर करता है अमीनो एसिड्स का, Na पॉजिटिव का, K पॉजिटिव का, ग्लूकोज का और इन सब का। ये सब फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं नेफ्रॉन में और फिर ब्लड के थ्रू चले जाते हैं। फिर आता है सेक्रीशन। सेक्रीशन में क्या हो रहा है, यूरिया एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट, यूरिया एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स ये सब सेक्रीट हो रहे हैं इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। यूरिया जो है और एक्स्ट्रा वेस्ट जो हमारा है और सारे सॉल्ट्स ये सब सेक्रीट हो रहे हैं ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि ये कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि हम लोग ने लास्ट में देखी थी जहाँ पे हमारी यूरिन कलेक्ट होती है। दिस वन इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से सब फिल्ट्रेट होके फिर ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाती है आके यूरिन। फिर उसके बाद अगर हम देखें फिर एंड देन इनटू द यूरेटर, फिर ये हमारे यूरेटर में चली जाती है। मतलब कहाँ पे स्टोर हुई है, कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर उसके बाद ये हमारा यूरेटर, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको दोनों साइड ये पेयर होता है इसका यूरेटर का, यहाँ पे ये सेंड हो जाती है। फिर उसके बाद ये हेमोडायलिसिस की अगर हम बात करें तो हेमोडायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर एंड पेशेंट। ओके, ये वाला प्रोसेस तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये यहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर रहता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, अब अगर हम बात करें हेमोडायलिसिस की, तो हेमोडायलिसिस क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे सीवियर केसेस में जब किसी भी पर्सन की किडनी फेल हो जाती हैं, आप लोगों ने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स या कुछ ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी लोगों की जिसमें उनकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती है या प्रॉपर तरीके से ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाती है, तो उस केसेस में हम एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। ये एक मशीन होती है, ये जो है मेनली उस टाइम हम यूज़ करते हैं जब किसी का किडनी फेलियर हो जाता है या किसी पेशेंट जो कि जिसकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। ओके, तो ये एक टाइप की आर्टिफिशियल किडनी होती है, इसमें मशीन होती है एक बॉक्स के शेप में, इसको ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ हैंड ऑफ अ पेशेंट, ये यहाँ पे इसको कनेक्ट करवा देते हैं ट्यूब से, एक तरफ से सारा ब्लड ये एंटर करता है और इसके अंदर प्योरीफाई होकर वापस से बॉडी में एंटर हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है, तो हमने देखा प्लांट्स के लिए जो मेजर एक्सक्रेटरी वेस्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये जो है मेजरली CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज़ हो जाता है, H2O जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है लीफ के सरफेस से, और वेस्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स, वेस्ट जो है वो लीव्स में भी स्टोर रहता है, बार्क्स में भी रहता है, जो कि प्लांट से फॉल ऑफ कर जाती है। मतलब जब ड्राई हो जाती है तो ये लीफ हो गया और ये जो पार्ट्स हो गए जो अब प्लांट के काम के नहीं बचे हैं, ये फिर ट्री से फॉल ऑफ हो जाती हैं। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर एज गम्स, रेजिन्स एंड ओल्ड जाइलम, बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स गम्स, रेजिन्स और ओल्ड जाइलम के फॉर्म में भी स्टोर्ड रहते हैं। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, तो ये कुछ आसपास वेस्ट, ये जो कुछ है आसपास वेस्ट हमारा इधर सॉइल में भी अपने गिरा देगा, जिसकी अब इसको कोई यूज़ नहीं है जिसका, और ये इसके लिए अब एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ये इस तरीके से अपना एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं O2 के थ्रू, O2 इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, H2O को ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वेस्ट मे बी ऑल्सो स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एट्सेट्रा, जो कि फॉल ऑफ हो जाती है, गम्स, रेजिन्स और ओल्ड जाइलम के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट कुछ ये सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। आई होप दिस एक्सक्रीशन टॉपिक इज़ ऑल क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। नाउ दिस चैप्टर इज़ ऑल डन। नाउ अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में
हमारे 3 पार्ट्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक रैपिड रिवीजन करेंगे, जहाँ पे हम मेन टॉपिक्स को डिस्कस एक बार फिर से कर लेंगे, जिससे इट विल गेट अ क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। फिर उसके बाद हम वहाँ पे NCERT क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी आपको डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका जो लिंक है इस वीडियोस का भी सारे का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट in the comment section. Till then, keep learning. Bye bye.